सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 2 के पाठ संख्या 4 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संधि। संधि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ है। इसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि संधि का क्या अर्थ होता है तथा किस प्रकार संधियां की जाती हैं। इसके साथ ही साथ संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाता है तथा संधि के भेद और प्रभेदों के विषय में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि, जिसे इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं, इसका हिंदी में अर्थ होता है जुड़ना या फिर मेल। अब प्रश्न उठता है कि संधि के अंतर्गत क्या जुड़ता है। तो संधि के अंतर्गत दो समीपवर्ती वर्ण जुड़ते हैं और एक नए वर्ण का निर्माण कहते हैं। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा है, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। कई बार कुछ शब्दों में दो ध्वनियों का उच्चारण परस्पर मिलकर एक हो जाता है। उदाहरण के लिए तथा और एव शब्दों को मेल होने पर तथा शब्द का अंतिम वर्ण आ तथा एव शब्द का प्रथम वर्ण ए परस्पर मिलकर ए हो जाता है, जिसके अनुसार शब्द बनता है तथैव। इस प्रकार संधि की परिभाषा हुई, शब्दों में निकटतम ध्वनियों के बीच होने वाले मेल को संधि कहते हैं तथा संधि के परिणाम स्वरूप मिलने वाली किसी एक अथवा दोनों ध्वनियों में कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होता है। इसका तात्पर्य है कि संधि के अंतर्गत दो वर्णों का मेल होगा और एक नया वर्ण मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो वर्ण मिलेंगे वो दोनों समीपवर्ती होंगे। संधि का पहला उदाहरण है महाधन ईश। अब देखिए, इसमें पहला शब्द महा का अंतिम वर्ण है आ प्लस ईश का प्रथम वर्ण है बड़ी ई। इस प्रकार बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर छोटा ए हो गया और इस प्रकार एक नया शब्द बना महेश। उसी प्रकार हिम धन आलय में है। हिम का अंतिम वर्ण है अ, क्योंकि म व्यंजन है और प्रत्येक दिशा में व्यंजन के साथ अस्वर मिला होता है, तो हिम का अंतिम वर्ण है अ और आलय का प्रथम वर्ण है बड़ा आ, और अ और बड़ा आ मिलकर हो जाता है बड़ा आ। यह सूत्र है, इसे हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार ये होता है। इस प्रकार नया वर्ण बड़ा हिमालय। तो पहले हम यह जाने कि संधि होती किस प्रकार से है। जैसे शब्द है महाधन ईश, तब हम पहले पद का अंतिम वर्ण पता लगाना है हमें। तो पहला पद है महा और इसका अंतिम वर्ण पता लगाने के लिए हमें वर्ण विच्छेद करना होगा। तो महा का वर्ण विच्छेद हो जाएगा मह प्लस आ। ह के नीचे हलंत लगा है क्योंकि ह से हमने स्वर निकाल लिया है। ईश का वर्ण विच्छेद होगा बड़ा ई प्लस श। अब संधि कहती है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से एक नए वर्ण का निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पहले पद का अंतिम वर्ण है आ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण है ई, और जब आ और ई मिलता है तो ए हो जाता है। इसी प्रकार अब बचा म प्लस ए प्लस श। अब हम यह जानते हैं कि व्यंजन में स्वर लग जाता है तब उसके नीचे से हलंत हट जाता है, और जब व्यंजन से स्वर अलग होता है तब उसके नीचे हलंत लग जाता है। इसलिए जब मह में ए जुड़ जाएगा तो मह के नीचे का हलंत हट जाएगा और यह शब्द पूरा मिलकर हो जाएगा महेश। अब हम जानेंगे संधि विच्छेद के विषय में। संधि विच्छेद संधि की पूर्व अवस्था होती है। दो ध्वनियों के मेल को तो संधि कहा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले की वाली स्थिति में रख दिया जाए
तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का अर्थ है जुड़ना, विच्छेद का अर्थ होता है अलग थलग कर देना। इसका अर्थ हुआ जिन पदों से मिलकर किसी शब्द का निर्माण हुआ है उसे उन्हीं पदों में अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे नरेश, नरेश दो पदों से मिलकर बना है, नर और ईश। दुर्गम दो पदों से मिलकर बना है, पहला दु प्लस गम। संकल्प दो पदों से मिलकर बना है, जैसे सम प्लस कल्प। स्वागत दो पदों से मिलकर बना है, सु धन आगत। रमेश दो पदों से मिलकर बना है, रमा धन ईश। लोकोक्ति भी दो पदों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति। इस प्रकार नरेश का संधि विच्छेद होगा नर धन ईश, दुर्गम का दो धन गम, संकल्प का सम धन कल्प, स्वागत का सु धन आगत, रमेश का रमा धन ईश, लोकोक्ति का लोक धन उक्ति। ये तो हो गई संधि विच्छेद की बात। अब हम जानेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पहले हम जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर संधि के अंतर्गत दो निकटवर्ती स्वर वर्ण मिलकर एक नए स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे देव धन इंद्र, इसमें देव प्रथम पद है, इंद्र द्वितीय पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण है छोटा अ, क्योंकि वह एक व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन के साथ एक स्वर लगा रहता है। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है छोटी ई। इस प्रकार छोटा अ और छोटी ई मिलकर ए हो जाता है और इस प्रकार नया शब्द बनेगा देवेंद्र। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वरों के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो वे परस्पर मिलकर दीर्घ स्वर आ, ई, उ में बदल जाते हैं। इस तरह की संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार गणित में कुछ नियम होते हैं उसी प्रकार संधियों के भी नियम होते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर संधियों का निर्माण होता है। तो स्वर संधि का पहला नियम है जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसके अंतर कहा गया है कि जब बड़े अथवा छोटे स्वर वर्ण अ, ई, उ के बाद क्रमशः बड़े अथवा छोटे स्वर वर्ण अ, ई, उ आए तो प्रत्येक दशा में यह मिलकर बड़े वर्ण आ, ई, उ में बदल जाते हैं। जैसे धन अचर। अब चर प्रथम पद है, अचर द्वितीय पद है। चर का वर्ण विच्छेद करने पर चर का अंतिम वर्ण आएगा छोटा अ, क्योंकि र एक व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन के साथ अस्वर आता है। और द्वितीय पद अचर का प्रथम वर्ण होगा छोटा अ। इस प्रकार हमने पढ़ा है दीर्घ संधि में कि छोटा अ और छोटा अ मिलकर बड़ा अ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार नया शब्द बन जाएगा
चराचर। अब दूसरा देखिए, शिव धन आलय। इसमें प्रथम पद है शिव, द्वितीय पद है आलय। यहाँ आयल लिखा है, यहाँ आलय होगा। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण शिव का अंतिम वर्ण होगा अ, आलय का प्रथम वर्ण होगा बड़ा। हमने पढ़ा है दीर्घ संधि में कि छोटा के बाद बड़ा आएगा तब भी प्रत्येक दशा में बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार शिवालय का निर्माण होगा। तीसरा है विद्याधन अर्थी। अब देखिए, इसमें प्रथम पद है विद्या, द्वितीय पद है अर्थी। प्रथम पद विद्या का अंतिम वर्ण बड़ा होगा तथा द्वितीय पद अर्थी का प्रथम वर्ण छोटा होगा। और इस प्रकार पहले बड़ा उसके बाद छोटा आने पर प्रत्येक दशा में बड़ा ही हो जाता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा विद्यार्थी। अब देखिए, महाधन आत्मा। अब इसमें प्रथम पद महा है, द्वितीय पद आत्मा है। प्रथम पद का वर्ण विच्छेद करने पर आएगा मह प्लस बड़ा। द्वितीय पद का वर्ण विच्छेद करने पर आएगा आ प्लस त मा। तो इस प्रकार प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ा और द्वितीय पद का भी प्रथम वर्ण बड़ा। और हमने दीर्घ संधि में पढ़ा है कि छोटा अ के साथ बड़ा आए या फिर बड़े आ के साथ छोटा आए या फिर दोनों दशा में छोटा अथवा बड़ा आए तो प्रत्येक दशा में बड़ा आई होता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा महात्मा। ये तो हो गई अस्वर की बात। अब हम जानेंगे ई स्वर के बारे में। पहला है रवि धन इंद्र। प्रथम पद रवि है, द्वितीय पद इंद्र है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा छोटी ई और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा छोटी ई। और हमने दीर्घ संधि में पढ़ा है कि छोटी ई के बाद यदि छोटी ई आए तो प्रत्येक दशा में बड़ी ई हो जाता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा रविंद्र। इसके बाद देखिए कपि धन ईश। इसमें प्रथम पद है कपि, द्वितीय पद है ईश। प्रथम पद का अंतिम वर्ण है छोटी ई और ईश पद का प्रथम वर्ण है बड़ी ई। और छोटी ई के बाद बड़ी ई आए तो प्रत्येक दशा में बड़ी ई हो जाता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा कपीश। अब देखिए मही धन इंद्र। इसमें प्रथम पद मही का अंतिम वर्ण है बड़ी ई और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है छोटी ई। इस प्रकार बड़ी ई पहले आए और बाद में छोटी ई आए तब भी बड़ी ई हो जाता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा महेंद्र। अब देखिए सती धन ईंस। पहला पद शती का अंतिम वर्ण है बड़ी ई और दूसरा पद ईश का प्रथम वर्ण है बड़ी ई। इस प्रकार पहली बड़ी ई के बाद दूसरी बड़ी ई आए उसके बाद बड़ी ई हो जाता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा सतीश। अ की बात हो गई, ई की बात हो गई। अब हम जानेंगे उ स्वर वर्ण के बारे में। जैसे भानु धन उदय। पहला पद है भानु, दूसरा पद है उदय। पहले पद का अंतिम वर्ण है छोटा उ, दूसरे पद का प्रथम वर्ण है छोटा उ। और दीर्घ संधि कहती है कि छोटा उ स्वर के बाद छोटा उ स्वर आए तो प्रत्येक दशा में बड़ा उ का स्वर हो जाता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा भानुदय। लघु धन ऊर्मी। इसमें प्रथम पद लघु का अंतिम वर्ण है छोटा उ और ऊर्मी का प्रथम वर्ण है बड़ा उ। और दीर्घ संधि कहती है कि छोटे उ के बाद यदि बड़ा उ आए तो प्रत्येक दशा में बड़ा उ हो जाता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा लघुर्मी। वधु धन उत्सव।
इसमें पहले पद वधू का अंतिम वर्ण है बड़ा ऊ और दूसरे पद उत्सव का प्रथम वर्ण है छोटा ऊ। और दीर्घ संधि के अनुसार बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो प्रत्येक दशा में बड़ा ऊ हो जाता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा वधोत्सव। वधू धन ऊर्मी। इसमें प्रथम पद वधू का अंतिम वर्ण है बड़ा ऊ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है बड़ा ऊ। इसमें दोनों दशाओं में बड़ा ऊ वर्ण है। इसके बाद नया वर्ण जो बनेगा वो भी बड़ा ऊ वर्ण बनेगा। इस प्रकार नया शब्द बना वधूर्मी। अब हम जानेंगे स्वर संधि के दूसरे भेद को, जो कि है गुण संधि। इसमें अ अथवा बड़ा स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ओ अथवा री स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। अर्थात छोटे अ अथवा बड़े अ के बाद छोटी ई अथवा बड़ी ई आएगी तो उसके स्थान पर ए हो जाएगा। और दूसरा सूत्र है छोटे अ अथवा बड़े आ के बाद छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आएगा तो उसके स्थान पर ओ हो जाएगा। तीसरा सूत्र है छोटे अ अथवा बड़ा आ के बाद री आए तो उसके स्थान पर अर हो जाएगा। इस प्रकार गुण संधि में कुल 3 सूत्र हैं। पहले सूत्र का वर्णन देखिए। देव धन इंद्र। अब इसमें पहला पद देव है जिसका अंतिम वर्ण छोटा अ। दूसरा पद इंद्र है जिसका पहला वर्ण ई है। इस प्रकार पहले पद का अंतिम वर्ण छोटा अ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण छोटी ई है। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि जब छोटे अ के बाद छोटी ई अथवा बड़ी ई आए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा देवेंद्र। दूसरा देखिए राजधन ईश्वर। इसमें पहला पद राज है जिसका अंतिम वर्ण छोटा है। द्वितीय पद ईश्वर है जिसका प्रथम वर्ण बड़ी है और जब अ के बाद छोटी ई आएगा अथवा बड़ी ई आएगा तो दोनों मिलकर ए बन जाएंगे। इस प्रकार नया शब्द बनेगा राजेश्वर। तीसरा है महाधन इंद्र। पहला पद है महा जिसका अंतिम वर्ण है बड़ा। दूसरा पद है इंद्र जिसका प्रथम पद है छोटी और आ और ई मिलकर प्रत्येक दशा में ए का निर्माण करेंगे। इस प्रकार बनेगा नया शब्द महेंद्र। अंतिम देखिए मिथिला धन ईश। इसमें प्रथम पद है मिथिला जिसका अंतिम वर्ण है बड़ा और ईश द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण होगा बड़ी। जब बड़ा बड़ी से मिलता है तो उस दशा में भी छोटे ए का निर्माण करता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा मिथिलेश। अब अ के बाद उ आता है तो क्या बनता है इस बारे में देखिए। पर धन उपकार। प्रथम पद है पर जिसका अंतिम वर्ण है अ। द्वितीय पद है उपकार जिसका प्रथम वर्ण है उ और अ जब उ से जुड़ता है तो प्रत्येक दशा में ओ का निर्माण करता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा परोपकार। जल धन ऊर्मी। प्रथम पद है जल जिसका अंतिम वर्ण है छोटा। द्वितीय पद है ऊर्मी जिसका प्रथम पद है बड़ा। इस प्रकार छोटा जब बड़े ऊ से जुड़ेगा तो प्रत्येक दशा में छोटे ओ का निर्माण करेगा। इस प्रकार नया शब्द बनेगा जलोर्मी। महाधन उत्सव। प्रथम पद महा है जिसका अंतिम वर्ण बड़ा। द्वितीय पद उत्सव है जिसका प्रथम वर्ण छोटा हो और बड़ा ओ जब छोटे ऊ से मिलेगा तब भी छोटे ओ का निर्माण करेगा। इस प्रकार नया शब्द बनेगा महोत्सव।
महाधन ऊर्मी। महा प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण है बड़ा आ। ऊर्मी द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण है बड़ा ऊ। इस प्रकार बड़ा आ जब बड़ा ऊ से मिलेगा तो प्रत्येक दशा में छोटे ऊ का निर्माण करेगा। इस प्रकार नया शब्द बनेगा महोर्मी। अब है सप्त धन ऋषि। शब्द प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण छोटा आ है। ऋषि द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण रि है। हमने पढ़ा है सूत्र में, जब छोटा अथवा बड़ा रि के साथ मिलता है तो उस दशा में अर का निर्माण करता है। इस प्रकार छोटा और अ और रि मिलकर अर का निर्माण करेगा तो नया शब्द बनेगा सप्तर्षि। महाधन ऋषि। महा प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण बड़ा आ है। ऋषि द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण रि है। इस प्रकार बड़ा आ जब रि से जुड़ेगा उस दशा में भी अर का निर्माण करेगा। इस प्रकार नया शब्द बनेगा महर्षि। वृद्धि संधि स्वर संधि का तीसरा भेद है। इसके अंतर्गत मुख्यतः दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है छोटे अ अथवा बड़े आ के बाद छोटा ए अथवा बड़ा ए आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ए हो जाता है। और दूसरा सूत्र है छोटे अ अथवा बड़े आ के बाद छोटा ओ अथवा बड़ा ओ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ओ हो जाता है। पहले सूत्र का उदाहरण है एक धन एक। एक पहला पद है जिसका अंतिम वर्ण छोटा है और एक दूसरा पद है जिसका प्रथम पद छोटा है। छोटा छोटे से मिलेगा तो बड़ा है बनाएगा। इस प्रकार नया शब्द बना एक एक। दूसरा उदाहरण है मत धन एक के। मत प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण छोटा है। एक के द्वितीय पद है जिसका प्रथम शब्द वर्ण बड़ा है। इस प्रकार छोटा बड़े है से मिलकर बड़ा है बनाएगा और नया शब्द बनेगा मत एक के। अब दूसरा सूत्र देखिए, जब छोटे या अथवा बड़े या के बाद छोटा हो अथवा बड़ा हो आता है तो प्रत्येक दशा में बड़ा हो होता है। जल धन औषधि। जल प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण छोटा है। औषधि द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण छोटा हुआ है। छोटा छोटे ओ से मिलेगा तो बड़ा हो का निर्माण करेगा। इस प्रकार नया शब्द बनेगा जल औषधि। तीसरा उदाहरण है महाधन ओजस्वी। महा प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण बड़ा है। ओजस्वी द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण छोटा हुआ है। इस प्रकार जब बड़ा छोटे ओ से मिलता है तो उस दशा में भी बड़े ओ का निर्माण करता है। इस प्रकार नया शब्द बनेगा महोजस्वी। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के चौथे भेद के बारे में जिसका नाम है यण संधि। इसमें मुख्यतः 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है जब छोटी अथवा बड़ी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटी अथवा बड़ी के स्थान पर यह हो जाता है। दूसरा सूत्र है जब छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के स्थान पर वह हो जाता है तथा री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पे र हो जाता है। उदाहरण यदि धन अपि। यदि प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण छोटी ही है और अपि जो है द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण छोटा है। छोटी ई के बाद भिन्न स्वर अ आया है तो ई परिवर्तित य में हो जाएगी। इसलिए नया शब्द बनेगा यद्यपि। दूसरा है वी धन आप्त। वी प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण है छोटी ई। आप्त द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण है बड़ा। छोटी अपने भिन्न स्वर बड़ा से मिलकर या का निर्माण करेगी। इस प्रकार नया शब्द बनेगा व्याप्त। इसी प्रकार निह धन ओम। नी जो है प्रथम पद है
जिसका अंतिम वर्ण छोटी ही है। ऊन द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण बड़ा हुआ है। इस प्रकार ई अपने भिन्न स्वर ऊ से मिलकर यू का निर्माण करेगी। ऐसे इसका घ दूसरा सूत्र है सुधन अल्प। सु प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण छोटा हुआ है और अल्प द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण अ है। ऊ के बाद एक भिन्न स्वर अ आया है तो यह मिलकर व का निर्माण करेगा, इसलिए नया शब्द बनेगा स्वल्प। अनुधन इति। अनु प्रथम पद है और इति द्वितीय पद। अनु का अंतिम वर्ण है छोटा ऊ, इति का प्रथम वर्ण है छोटी ई। ऊ के बाद छोटी ई आया है जो कि भिन्न स्वर है तो यह वी का निर्माण करेगा, इसलिए जो नया शब्द बनेगा अन्विति। तीसरा सूत्र है ग मातृधन अनुमति। मातृ प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण है री। अनुमति द्वितीय पद है जिसका प्रथम पद है अ। तो री के बाद भिन्न स्वर अ आया है, इसलिए यह र में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए नया स्वर बनेगा मातृनुमति। उसी तरह पितृधन इच्छा। पितृ प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण है री। इच्छा द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण है छोटी। जब री के बाद भिन्न स्वर छोटी ही आया तो उसके स्थान पर री हो जाएगा। इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतिम भेद के बारे में, जिसका नाम है अयादि संधि। इसमें मुख्यतः दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है छोटे ए अथवा बड़े ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर छोटे ए के स्थान पर आय हो जाता है, बड़े ए के स्थान पर आय हो जाता है। दूसरा सूत्र है जब छोटे ओ अथवा बड़े ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटे ओ के स्थान पे अव तथा बड़े ओ के स्थान पे आव हो जाता है। नया शब्द बनेगा पितृ। पहला उदाहरण है ने धन अन। ने प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण है छोटा ए। अन द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण है छोटा अ। जब छोटा ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसके स्थान पर अय हो जाएगा। यहाँ छोटे ए के बाद अ आया है जो कि भिन्न स्वर है, इसलिए इसके स्थान पर अय हो जाएगा और नया शब्द बनेगा नयन। जैसे भो धन अन। भो प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण है ओ छोटा ओ। अन द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण है छोटा अ। और जब छोटा ओ छोटे अ से मिलेगा तो उसके स्थान पर अव बनाएगा। इस प्रकार नया शब्द बनेगा भवन। नौ धन इक। नौ प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण है बड़ा ओ। इक द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण है छोटी। जब बड़ा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसके स्थान पर आव हो जाएगा। इसी प्रकार जब बड़ा ओ के बाद छोटी ही आया तो उसके स्थान पर आ भी हो गया, इसलिए नया पद बनेगा ना भी। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। जब किसी भी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आता है और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि दोनों पदों में से प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और द्वितीय पद का प्रथम पद ही स्वर होगा, और इस प्रकार दोनों स्वर वर्णों से मिलकर एक स्वर वर्ण का निर्माण होगा। व्यंजन संधि इससे अलग है। इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो व्यंजन होगा, लेकिन द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी। इसी प्रकार इसका पहला सूत्र है क च ट त प के बाद कोई भी सघोष ध्वनि स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन, जैसे ग घ ज झ ढ ढ ध ध भ भ अथवा य र ल व ह व्यंजन आते हैं
तो क घ में परिवर्तित हो जाएगा, च झ में परिवर्तित हो जाएगा, ट ढ में परिवर्तित हो जाएगा, त ध में परिवर्तित हो जाएगा तथा प ब में परिवर्तित हो जाएगा। आइए इसे वर्णमाला से समझते हैं। ये हिंदी के 5 परिवार कहे जाते हैं, हिंदी वर्णमाला के। इसमें क परिवार, च परिवार, ट परिवार, त परिवार तथा प परिवार आते हैं। इसमें ये सूत्र कहता है, यदि किसी पद का अंतिम वर्ण किसी भी परिवार का, क से लेकर प तक के किसी भी परिवार का प्रथम वर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, या फिर किसी भी परिवार का तीसरा चौथा व्यंजन हो, तो अगर यह भी ना हो तो तीसरा कहता है इसी में कि या फिर य र ल व ह हो, तो क अपने ही परिवार के तीसरे सदस्य में बदल जाता है, च अपने ही परिवार के तीसरे सदस्य ज में बदल जाता है, ट अपने ही परिवार के तीसरे सदस्य ड में बदल जाता है, ट अपने ही परिवार के तीसरे सदस्य द में बदल जाता है, प अपने ही परिवार के तीसरे सदस्य ब में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं। वाक धन ईशन। वाक प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण क है, क के नीचे हलंत लगा है, इसका अर्थ है क एक संपूर्ण व्यंजन है। ईश द्वितीय पद है जिसका प्रथम वर्ण बड़ी ही है। हमने पढ़ा है यदि क के बाद कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर क अपने परिवार के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क के परिवार का तीसरा वर्ण होगा ग, इसलिए क के स्थान पर ग हो जाएगा और नया शब्द बनेगा वागीश। इसी प्रकार तत् धन भव। अंतिम उदाहरण, तत् प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण त एक व्यंजन है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, और भव द्वितीय पद है जिसका प्रथम पद भ। भ जो है प वर्ग का चौथा सदस्य है, और हमने ऊपर पढ़ा ही है कि यदि त के बाद किसी भी वर्ग का चौथा सदस्य आए तो त अपने वर्ग के तीसरे सदस्य में बदल जाता है, तो त अपने तीसरे सदस्य द में बदलेगा। इस प्रकार नया शब्द बनेगा तद्भव। दूसरा सूत्र है इसका, वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि नासिक के व्यंजन न अथवा म आए तो वर्ग का पहला व्यंजन अपने वर्ग के नासिक के व्यंजन में बदल जाता है। इसे हम इस प्रकार समझेंगे। ये 5 परिवार हैं वर्णमाला के जिसका अंतिम वर्ण नासिक के व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये नाक से बोला जाता है। अब यह सूत्र कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला सदस्य हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न अथवा म में से एक हो, तो उस दशा में क का परिवर्तन अंग में हो जाता है, च का परिवर्तन इया में हो जाता है, ट का परिवर्तन ड़ में हो जाता है। इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वाक धन मय। पहला पद है वाक जिसका अंतिम वर्ण है क जो कि व्यंजन है। द्वितीय पद है मय जिसका प्रथम पद म है। इस प्रकार क जो है अपने ही परिवार के अंतिम वर्ण जिसे कि नासिक के वर्ण कहते हैं अंग में बदल जाएगा और नया शब्द बनेगा वांग्मय। सत धन मार्ग। सत प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण त है जो कि व्यंजन है। मार्ग का प्रथम वर्ण म है, तो इस प्रकार त अपने अंतिम वर्ण नासिक के वर्ण में बदल जाएगा जो कि न होता है, इसलिए नया शब्द बनेगा तन सन्मय। तीसरा सूत्र है, यदि त व्यंजन के बाद च अथवा छ व्यंजन आए तो त व्यंजन च में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि त व्यंजन के बाद ज अथवा झ व्यंजन आए
तो त व्यंजन ज में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार ट अथवा ड आए तो त व्यंजन ट में परिवर्तित हो जाएगा। ढ अथवा ढ आए तो त व्यंजन ढ में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि त व्यंजन के बाद ल व्यंजन आए तो त व्यंजन ल व्यंजन में बदल जाता है। पहला उदाहरण देखिए, उतधन चारण। पहले पद का अंतिम वर्ण त है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च है, तो इस प्रकार त व्यंजन च व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द बनेगा उच्चारण। चौथा सूत्र है, यदि त के बाद श व्यंजन आता है तो त का च हो जाता है तथा श व्यंजन छ में बदल जाता है। अब इसमें दो परिवर्तित होते हैं, दोनों वर्ण परिवर्तित होते हैं। कह रहा है कि यदि त के बाद श आए तो त च में बदल जाएगा और श छ में बदल जाएगा। जैसे उतधन शिष्ट। उतधन शिष्ट। अब प्रथम पद है उत जिसका अंतिम वर्ण त है, द्वितीय पद है शिष्ट जिसका प्रथम वर्ण श है। अब त बदल जाएगा च में और श बदल जाएगा छ में। इस प्रकार नया शब्द बनेगा उत्शिष्ट। पांचवा सूत्र है, यदि त व्यंजन अथवा द व्यंजन के बाद ह व्यंजन आता है तो त व्यंजन अथवा द व्यंजन का परिवर्तन द में हो जाता है तथा ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। जैसे उतधन हार। पहला पद है उत जिसका अंतिम वर्ण है त, द्वितीय पद है हार जिसका प्रथम वर्ण है ह। इस प्रकार त ध में परिवर्तित हो जाएगा और ह ध में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार नया शब्द बनेगा उद्धार। छठवां सूत्र है अनुस्वार से संबंधित। अब इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण अनुस्वार होगा। जैसा कि आप जानते हैं अनुस्वार एक नासिकीकृत व्यंजन होता है। इसमें कहता है कि अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य बन जाता है। मैंने बताया है प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक्य होता है। तो इसमें देखिए सम धन गीत। सम प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण एक अनुस्वार है और गीत जो है द्वितीय पद है जिसका प्रथम पद ग है। तो इस प्रकार जो अनुस्वार है वो ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा और ग का अंतिम वर्ण है अंग। इस प्रकार नया शब्द बनेगा संगीत। सातवां सूत्र अनुस्वार म के लिए है केवल। इसमें कहता है अनुस्वार म के बाद यदि य र ल व श व्यंजन आते हैं तो अनुस्वार बिंदु के रूप में ही लिखा जाता है, म वर्ण के रूप में नहीं लिखा जाता। जैसे समधन योग। प्रथम पद है सम जिसका अंतिम वर्ण है म एक अनुस्वार है। द्वितीय पद है योग जिसका प्रथम वर्ण है य। इस प्रकार म जो है बिंदु के रूप में स के ऊपर लिखा जाएगा और नया शब्द बनेगा संयोग। आठवां सूत्र है, यदि स व्यंजन के पहले अ अथवा आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो श का श में परिवर्तित हो जाता है, षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाता है। यह एक अपवाद है क्योंकि इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होता है। जैसे विधन सम। प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है, ई है क्योंकि वह अ और आ के अतिरिक्त है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है स। तो सूत्र के अनुसार श षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द बनेगा विषम। नौवां सूत्र है, यदि री र तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो वह ड़ में बदल जाता है। परिधन नाम। परि का अंतिम वर्ण छोटी ही है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है न। इस प्रकार वह ण में परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द बनेगा परिणाम। विसर्ग संधि तीसरी संधि है। इसके अंतर्गत विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन ध्वनि के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात
इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस प्रकार इसका पहला सूत्र है, यदि विसर्ग से पहले अस्वर हो और बाद में अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो अथवा यर, ल व ह हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तपः धन बल। तपः प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण विसर्ग है, परंतु विसर्ग से पहले प व्यंजन के साथ स्वर अ लगा हुआ है। और द्वितीय वर्ग बल है जिसका प्रथम वर्ण ब है जो कि प वर्ग का तीसरा सदस्य है। इस प्रकार विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द बनेगा तपोबल। दूसरा उदाहरण मनः धन हर है। मनः प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण विसर्ग है, परंतु विसर्ग से पहले न व्यंजन में अस्वर लगा हुआ है। और द्वितीय पद हर है और जिसका प्रथम वर्ण ह है जो कि यर, ल व ह में से एक है। इसलिए विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा और नया शब्द मनोहर बनाएगा। विसर्ग का दूसरा सूत्र पहले सूत्र से थोड़ा सा भिन्न है। इसमें कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ छोटा अथवा बड़ा के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और बाद में पहले सूत्र की भांति तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग प्रत्येक दशा में र व्यंजन में बदल जाता है। जैसे निह धन धन। निह प्रथम पद है जिसका अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग से पहले ई लगा हुआ है। इसलिए द्वितीय पद में ध है जो कि त परिवार का चौथा सदस्य है। इसलिए विसर्ग र व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द निर्धन बनेगा। इसी प्रकार निह धन मूल। निह में अंतिम वर्ण एक विसर्ग है और उसके पहले छोटी की मात्रा लगी है, जबकि दूसरे पद का प्रथम वर्ण म है जो कि प परिवार का अंतिम वर्ण है यानी पांचवा वर्ण है। इस प्रकार विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द बनेगा निर्मूल। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के तीसरे सूत्र के बारे में, जिसमें कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च अथवा छ व्यंजन हो तो विसर्ग का श में परिवर्तित हो जाता है, और यदि विसर्ग के बाद ट अथवा ठ व्यंजन हो तो विसर्ग श व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है, तथा विसर्ग के बाद त अथवा थ हो तो विसर्ग छोटे स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह धन चल। निह प्रथम पद है जिसके अंत में विसर्ग आया है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च है, तो सूत्र के अनुसार च होने के कारण विसर्ग बड़े च में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार नया शब्द बनेगा निश्चल। चौथा सूत्र कहता है यदि विसर्ग के बाद छोटा श, बड़ा श, षटकोण वाला श हो तो विसर्ग उसी रूप में बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे निह धन संदेश। निह प्रथम पद है जिसके अंत में विसर्ग आया है और द्वितीय पद का प्रथम पद छोटा श है। सूत्र के अनुसार विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार जो शब्द रहेगा वह निःसंदेह लिखा जाएगा। पांचवा सूत्र है यदि विसर्ग के बाद र व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले आने वाला वर्ण ह्रस्व स्वर जो है वह दीर्घ हो जाता है। जैसे निह धन रोग। निह प्रथम वर्ग पद है जिसका अंतिम में विसर्ग आया है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र है, तो सूत्र के अनुसार विसर्ग के पहले जो छोटी ई आया है वह बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द बनेगा निरोग। विसर्ग के बाद यदि क ख व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजह धन कण। विसर्ग के बाद क आया है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, रजह कण लिखा जाएगा।
इसी प्रकार इसका नियम संख्या 7 और 8 भी है। ये सभी सूत्र अभ्यास के द्वारा याद किए जा सकते हैं और संधि में इनके सूत्रों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये हो गई सभी संधियों की बात। अब हम चलेंगे अभ्यास की तरफ।